अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहरियार अली, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। आपको पता है कि आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसके मुताबिक लास्ट आर्टिकल स्टेबिलिटी वाला वो इंक्लूडेड नहीं है। हमने कल डिस्कशन की थी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की, जिसमें हमने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात की थी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की। हमने कुछ एमसीक्यूज ड्यूरिंग द फिजिकल क्लासेस डिस्कस किए थे, लेकिन बहरहाल हम इसको शुरू से स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन 1, एनसर्कल द करेक्ट आंसर्स, यानी कि हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज की। क्वेश्चन 1, टू इक्वल्स बट अनलाइक फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पे जो की वर्ड है, अगर आप उसको देखें तो उसने ये बताया कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? कपल प्रोड्यूस करती है। हमने कपल की डेफिनेशन में ये बात की थी। स्टीयरिंग व्हील वाली एग्जांपल को याद करें, लेक्चर हमने 2 दिन पहले ये पढ़ा है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर। तो ये कोई वेल डिफाइंड नंबर्स नहीं है, ये हमारे पास जितनी मर्जी फोर्सेस हम हेड टू टेल रूल से ऐड कर दें। हम अपनी एग्जांपल के तौर पे तो 2 फोर्सेस को ही ऐड करते हैं जो हमने डिस्कशन की थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 3 वेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, आप 4 भी कर सकते हैं, आप 5 भी कर सकते हैं। न्यूमरस वेक्टर्स यानी कि अनलिमिटेड वेक्टर्स कैन बी एडेड, सारे के सारे हेड टू टेल रूल से फॉलो होंगे, तो हमारे पास फिर दूसरे का डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्सेस आर। हम चूंकि 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें एक्स और वाई एक्सेस होते हैं। हम उस फोर्स को जब रिजॉल्व करते हैं तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो एक्स और वाई एक्सेस या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो होता है वो आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास वो कितने कंपोनेंट्स हैं? इसका मतलब है 2 वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, 2 यानी कि कंपोनेंट्स हैं जो आपस में 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं इसका मतलब है। तो ये जो कीवर्ड है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का पूछा उसने, तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं। और ड्यूरिंग द क्लास मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात बताई थी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कंपोनेंट्स उसके न्यूमरस हो सकते हैं, वो कोई फिक्स नहीं होते। इस वक्त उसने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का पूछा तो हमने तीसरे का बीटा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो कीवर्ड इसका ये है कि हॉरिजॉन्टल के साथ एक फोर्स 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब फोर्स का 10 न्यूटन वाला जो वेक्टर गिवन है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे एक फॉर्मूला, और आपको याद होगा कि चूंकि इसने हमसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का पूछ लिया है तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है सबसे पहले हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। अगर आपको याद हो तो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है? एफ, और साथ सबस्क्रिप्ट में हम एफ लिखते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? एफ कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एफ कॉज ऑफ थीटा। अब एफ कॉज ऑफ थीटा जो हमने लिखा है इसमें हमें क्या क्या गिवन है? हमें एफ एक्स तो फाइंड करना है, हमें एफ गिवन है और वो क्या है? 10 न्यूटन, तो हमने इसको लिख दिया। सिमिलरली उसने हमें थीटा बताया हुआ है कि वो कितने डिग्री है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है, तो हमने इसको भी लिख दिया 30। तो अब एफ एक्स को फाइंड करने के लिए, यानी कि ये जो ऊपर वाला फार्मूला लिखा हुआ है इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ की जगह हमने क्या लिख दिया? एफ की वैल्यू को, तो वो कितनी हमारे पास 10 है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। और ब्रैकेट में हमने जो 10 लिखा है उसके साथ कॉस थीटा भी लिखा हुआ है, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री। कैलकुलेटर पे जब आप कॉस 30 कैलकुलेट करोगे तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ। कॉस 30 होता है हमारे पास 0.866, कॉस 01 होता है, कॉस 30 0.866 होता है, कॉस 45 0.707 होता है। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। तो अब आपके पास फिर 0.866 जब मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी फिर 8.7 तकरीबन न्यूटन, राउंड ऑफ करने के बाद। तो आपके पास डेल्टा ऑप्शन इसका हमने सेलेक्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 1 की तरह है। ए कपल इज फॉर्म्ड बाय 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसा तो नहीं होता, परपेंडिकुलर तो नहीं होती फोर्सेस। 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस, ऐसा भी नहीं होता। व्हील वाली एग्जांपल याद कर रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील वाली। 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, है तो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस, लेकिन मिस्टेक क्या है यहाँ पे ऑप्शन सी में? ये लिखा हुआ है अलॉन्ग द सेम लाइन। अलॉन्ग द सेम लाइन की वजह से तो कपल प्रोड्यूस नहीं होती ना। स्टीयरिंग व्हील में एक फोर्स अपवर्ड लगती है, एक फोर्स डाउनवर्ड लगती है, तो है तो वो ऑपोजिट फोर्सेस, इक्वल है मैग्नीट्यूड में भी, लेकिन क्या उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है? उसका आंसर है नहीं। एक का अपवर्ड है, एक का डाउनवर्ड है, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम कैसे हो सकता है? ना वो कभी एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन जो होता है। इसलिए ऑप्शन डी देखिएगा जरा, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन, दैट इज द ट्रू ऑप्शन। तो 5 का हमारे पास डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। Question number 6, a body is in equilibrium when its acceleration is uniform, speed is uniform, speed and acceleration are uniform और acceleration is 0.
तो मैंने आपको कल बताया था कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, और मैंने आपको मैथमेटिकली भी इसको प्रूव करके बता दिया था कि देखिए ना, F इज इक्वल टू एम ए की बात कर लेते हैं, F इज इक्वल टू एम ए की बात कर लेते हैं। अगर हमने कहा है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 हैं, तो या तो एम ए में, फिर कल मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि या तो इसका मतलब है कि मास 0 है ऑब्जेक्ट का, तो मास तो 0 नहीं है, ये बात हमें पता है, और इसलिए आप इसे देखेंगे मास इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका मास 0 नहीं हो सकता, वो मैसिव ऑब्जेक्ट है। सो वी राइट इट ओवर हियर कि मास इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे अब सिंबल ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा उस सिंबल को, जो कि मुझे नहीं मिल रहा फिलहाल, तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ, मास इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपके पास फिर क्या चीज़ 0 होगी, फिर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए इस इक्वेशन से, यानी कि ये इक्वेशन क्या प्रेडिक्ट कर रही है, इन दो में से कोई एक चीज़ 0 है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो हमारे पास एक्सेलरेशन पे क्या होगा 0, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाती है, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, तो ये हमने मार्क कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो व्हेन इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब न्यूट्रल का मतलब क्या था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, यानी कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो चेंज ना हो। तो अगर बॉल की एग्जांपल दें, एक रोलिंग बॉल जो होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड चेंज नहीं हो रही होती, अब देख लेते हैं फिर इसका। व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन, नहीं ऐसी बात नहीं है, गलत है, इज एट द लोएस्ट पोजीशन, नहीं ऐसी बात भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हाइट मेंटेन रहनी चाहिए, इट कीप्स इट हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, हाइट मेंटेन रहना जरूरी है, तो ये बात सही है। इस सिचुएटेड एट द बॉटम, ये बात भी गलत है, तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन 7th क्वेश्चन का आ जाएगा, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, ये आपका टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, तो ये आपने नहीं करना। बहरहाल अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करते हैं, फिर भी देख लीजिएगा इसको, तो रेसिंग कार स्टेबल हो सकता है, बहरहाल इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपके पास था MCQ वाला सेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम थोड़ी सी आपकी क्वेश्चंस की। डिफाइन द फॉलोइंग, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की हुई है। सपोज कर लेंगे 3 वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, A B C D वेक्टर्स, जब 4 वेक्टर्स ऐड होंगे, जब आप नंबर्स को ऐड करते हो तो कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता, हमने पढ़ा था रिजल्ट मिलता है हमें। जब 4 वेक्टर्स ऐड करेंगे, 3 वेक्टर्स ऐड करेंगे, 2 वेक्टर्स ऐड करेंगे, तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। बिकॉज वेक्टर्स को ऐड करने से हमें एप्पल्स या ऑरेंजेस नहीं मिलने वाले, वेक्टर ही मिलेंगे। तो ये डायग्राम हमें यही शो कर रही है कि ब्लू कलर का जो वेक्टर है ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, और मैंने हाईलाइट भी कर दिया इसको। और ये जो वेक्टर है ये A + B + C + D करने से आया, यानी कि हेड टू हेड रूल से इन चारों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। टॉर्क क्या होती है जी हमारे पास, ऑप्शन दूसरी क्वेश्चन ये पूछा उसने। टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, हम बात कर चुके हैं। टॉर्क इज इक्वल टू F×L, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। टॉर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हम बात कर चुके हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ मास COM कहा था हमने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को COG कहा था। सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास उस पॉइंट पे कोई फोर्स लगाई जाए, मतलब सेंटर ऑफ मास जहाँ पे सारा मास कंसंट्रेटेड है उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। और अगर हम उस पॉइंट पे कोई फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट नहीं करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो विदाउट एनी रोटेशन मूव करेगा। आप इमेजिन करें कि आपके पास एक TCS का बॉक्स है, उसका और वो फुल है, यानी कि हॉलो नहीं है, उसके अंदर आपने चीजें रखी हुई हैं। अब आपके पास आपने उसके सेंटर पे फोर्स लगाई, तो वो सेंटर पे जब आप फोर्स लगाओगे ना, तो वो जो बॉक्स है वो ड्रैग होने शुरू हो जाएगा, वो रोटेट नहीं करेगा, वो कलाबाजियां नहीं खाएगा, वो अपने एक्सेस पे रोटेट नहीं करेगा। जो सेंटर ऑफ मास को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इसके भी हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, ओवरव्यू बस आपको देना था। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो ऐसा पॉइंट जहां पे सारे का सारा वेट टेंड्स टू एक्ट, यानी कि सारे का सारा वेट वहां पे एक्ट करने की कोशिश करता है या एक्ट कर रहा होता है, तो वो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होगा। ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स डाउनवर्ड होगी, मतलब सेंटर ऑफ दी ग्रेविटी चूंकि ग्रेविटी से रिलेटेड है, अर्थ की पुल से रिलेटेड है, वेट चूंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करना है, ये बात याद रखिएगा। 4.3 देखिएगा जी, लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस की हम बात कर लें तो लाइक फोर्सेस हमारे पास क्या होती हैं, जो पैरेलल होती हैं और सेम डायरेक्शन में होती हैं, यानी कि, और अनलाइक फोर्सेस क्या होती है हमारे पास, जो कि होंगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 180 डिग्री पे होंगी। और जो उनकी करने का मतलब है कि जिस तरह रेल की पटरी है, अगर आप एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ में चलने शुरू कर दें, एक साउथ में चलने शुरू कर दें, तो ये एंटी पैरेलल कहलाएगा। तो ये अनलाइक फोर्सेस होती हैं जो पैरेलल नहीं होती बल्कि एंटी पैरेलल होती हैं,
यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं दे आर नॉट पैरेलल बट हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, सिंपल वर्ड्स में वो एंटी पैरेलल है। टॉर्क एंड कपल की बात करें जी, तो टॉर्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स कहलाता है। तो अगेन इसने बात पूछ ली हमसे और बल्कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा था ना, तो टॉर्क हमारे पास सिंगल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो सकता है, कपल के लिए दो फोर्सेस लाजमी होती हैं और वो भी फिर ऑपोजिट लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रही होती हैं। स्टेबल और न्यूट्रल की बात करें, कल हमने डिफ्रेंशिएट किया था स्टेबल और न्यूट्रल को। स्टेबल में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे रीगेन कर लेता है, ऑब्जेक्ट को अगर आप डिस्प्लेस करें भी अपनी जगह से, तो सपोज आपने एक बुक को लिफ्ट किया स्लाइटली अपवर्ड, वो वापस आ जाएगी अपनी जगह पे अगर आप उसको फोर्स लगाना छोड़ देते हो। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपनी हाइट को मेंटेन रखता है और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब बताओ ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है न्यू पोजीशन में। क्वेश्चन 4, हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। तो हेड टू टेल रूल कैसे फाइंड करने के लिए होता है, हम हेड टू टेल रूल से जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें एंड पे एक रिजल्ट मिल जाता है। वो रिजल्ट हमें हेड टू टेल रूल्स को फॉलो करने के बाद आखिर में एक चीज़ मिलती है जिसको हम वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा जो हमें वेक्टर्स को ऐड करने के बाद मिलेगा। क्वेश्चन 5, हाउ फोर्सेस कैन बी रिजॉल्व इनटू इट। ये मैं इसलिए इतना तेज चल रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी ये थ्योरी पढ़ चुके हैं। हाउ फोर्सेस कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हमने इसका पूरा मेथड डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपको शुरू कहाँ से करवाया था, एक वेक्टर ड्रॉ करना है आपने, मैं ओवरव्यू दे दूँ आपको। एक वेक्टर ड्रॉ करना है अलॉन्ग द एक्स वाई एक्सिस, यानी कि एक्स वाई प्लेन में, जिस तरह यहाँ पे शो किया हुआ है। पर्पल कलर का वेक्टर एफ है, इसके ऊपर से परपेंडिकुलर फॉल करवाया तो कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व कर दिया। एक बन गया ब्लू कलर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक ब्लू कलर का वर्टिकल कंपोनेंट, एक को एफ एक्स बोल दिया, एक को एफ वाई बोल दिया। ये जो एंगल थीटा बन रहा है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बनता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। हमें एफ की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है, एफ एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है, एफ वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है, थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमने कॉस थीटा वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया था, साइन थीटा हमने यूज किया था वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था हाइपोटेन्यूज को वैल्यू फाइंड करने के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री की tan थीटा फाइंड करने के लिए tan थीटा यूज की थी हमने, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस वाली टर्म यूज की थी थीटा को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपके पास ये डिटेल एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको आप समझ सकते हैं। When a body is said to be in equilibrium, तो हमने अभी बात की कि when a body is in complete equilibrium, first condition and second condition must be satisfied, उसका acceleration 0 होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन भी उसने इसी से पूछा, 4.7 भी एक्सप्लेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कल वाला टॉपिक सुन लेंगे आप, उसमें सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस 0 होती है और फिर एफ एक्स भी 0 होना चाहिए, एफ वाई भी 0 होनी चाहिए। फिर 4.8 में पूछता है व्हाई देयर इज नीड ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैंने कल आपको बताया था शुरू में लेक्चर में कि जब आपकी लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तो देखिएगा ना पहले केस में, तब तक तो ये बात समझ आती है कि समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस 0 है। लेकिन जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाती है तो फिर तो ये काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ना, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अभी जो सामने डायग्राम बनी हुई है आपके, इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी, तो फिर तो इक्विलिब्रियम में ना हुआ ऑब्जेक्ट, इसलिए हमें सेकंड कंडीशन चाहिए होती है। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास फिर सेकंड कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। और सेकंड कंडीशन क्या है फिर 4.9 क्वेश्चन में जो उसने पूछा हुआ है कि समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट शुड बी 0, या दूसरे लफ्ज़ों में काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। 4.10 गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मूविंग बॉडी व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है और वो इक्विलिब्रियम में आप उसको लाना चाह रहे हैं, तो पैराट्रूपर वाली एग्जांपल मैंने कल आपको दी थी ना, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही होती है। दोनों फोर्सेज थर्ड लॉ के मुताबिक इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0, लेकिन वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, बड़ी स्मॉल वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए नीचे आया था जब वो पैराशूट ओपन करते हैं। ऑब्वियसली पैराशूट ओपन करने के बाद की बातें कर रहे हैं, उससे पहले की बात नहीं कर रहे हैं। 4.11 think of a body which is at rest but not in equilibrium. A body at rest but not in equilibrium. पहली बात कि a body at rest है, उसका acceleration 0 होना चाहिए। जब हमारे पास क्या होता है, when the sum of the net force on an object is 0, then the acceleration is 0, which is the second condition of equilibrium. So there is no object at rest. There is no object at rest and not equilibrium. However, if we discuss the relative motion, then it is possible. क्या मतलब है जी इस बात का? देखें जी, अब आपके पास ये जो मैंने आखिरी बात लिखी है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो। लेकिन अब एक ऑब्जर्वर है, उसके सामने से एक गाड़ी गुजर जाती है, पैसेंजर्स गुजर जाते हैं उसके सामने से। अब पैसेंजर्स आपस में कहेंगे हम एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे हैं, लेकिन जो बाहर ऑब्जर्वर है उसके लिए वो गाड़ी मूव कर गई, उसके लिए वो बंदे भी मूव कर गए।
तो फिर वो रेस्ट पे नहीं होगा। तो हमारे पास इस तरह से हम ये चीज़ एनालाइज कर सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो डिसाइड करता है कि वो इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा। इस सेंस में 4.12 when a body cannot be in equilibrium due to why a body cannot be in equilibrium due to a single force acting on it। बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। अगर आप सपोज कर लें कि आपके पास एक बॉक्स है, एक टेबल पड़ा हुआ आपके सामने या चेयर पड़ी हुई है आपके सामने, आप ही सिर्फ उस पर फोर्स लगाएं और फोर्स इतनी लगाएं कि वो चलने शुरू कर दे, तो क्या कभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा? वो नहीं आएगा, बिकॉज आपने उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी है और कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो आपके फोर्स को अपोज कर रही है। अगर आपका भाई सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आप उसको पुश करें फॉरवर्ड और आपका भाई उसको पुश करे बैकवर्ड, मैग्नीट्यूड में अगर वो सेम हो, डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। तब तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा फोर्सेस का, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने सिंगल फोर्स लगाई है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अगर कोई फोर्स मौजूद नहीं है तो हमारे पास फिर वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। 4.13 वाई द हाइट ऑफ व्हीकल्स इज मेड या इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल, हमारा कंसर्न नहीं है, रिड्यूस सिलेबस में ये नहीं है। 4.14 को देखिएगा, व्हाट इज मेंट बाय स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं, आपने इसको देख लेना है अपने तौर पे। ये थे हमारे पास जी शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अभी आपने करना ये है कि ये सारे क्वेश्चन आप में डिस्कस करें अपने तौर पे, अपने आप के साथ भी डिस्कस करें। अगर आप ऑनलाइन ही हैं क्लास में तो एक दूसरे के साथ आप इंटरेक्ट कर लें, व्हाट्सएप एक दूसरे के साथ कंसर्न करें। बेहतर ये कि आप इसको अपने तौर पर लिख लें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।